सुप्रभातम बच्चों। आज हम संस्कृत का ही वर्ण परिचय का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में अपन ने भाग फर्स्ट का अपन ने अध्ययन किया था, जिसमें मैंने संक्षिप्त में वर्ण परिचय की जानकारी दी थी। आज उसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाऊंगा। जिन बच्चों को पिछले वीडियो में कुछ दिक्कत हुई है, इस वीडियो को ढंग से देखें। 101% आपको वर्ण के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है कि 6 टू लगा करके 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th में हैं तो उनको जानकारी नहीं है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने उसके बारे में देखा था। थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुनें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की वर्णमाला। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संस्कृत की जो वर्णमाला हैं, ठीक है ना, वो संस्कृत की वर्णमाला किसे कहा गया है, तो माहेश्वर सूत्र जो हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं संज्ञा प्रकरण में, तो उस वर्णमाला को या उस माहेश्वर सूत्र को ही क्या कहा गया है, संस्कृत की वर्णमाला कहा गया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपन देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ बताया गया जो संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है। संस्कृत के इसमें स्वर की संख्या 9 बताई गई है। वैसे तो 13 है, 13, ठीक है, लेकिन पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र दिया है उसके अनुसार केवल 9 ही स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। बाकी जनरल अगर संस्कृत की बात करते हैं तो 13 और 33 है, 13 एंड 33 दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 46 वर्ण हो जाएंगे। और अगर 9 और 33 को मिलाएंगे तो 42। तो आपको कहीं पर आंसर 42 मिलेगा, कहीं पर 46, दोनों ही राइट है, ठीक है ना। अगर प्रश्न आता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 42। और कहा है कि संस्कृत की वर्णमाला में कितने होते हैं, तो 46। क्लियर हो गया। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि स्वर जो है, स्वर को बोलते हैं अच और व्यंजन को बोलते हैं हल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। जो 9 स्वर बताए हैं महर्षि पाणिनि ने, वो कौन कौन से हैं, उसके अलावा प्लस 4 स्वर जो नहीं गिने हैं इसमें 13, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए समझिए इस बात को। हमारे पास यहाँ पर 9 दे रखे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 स्वर हैं हमारे, ठीक है ना। तो इन 9 स्वरों के अंदर आप देख लीजिए, ये 9 जो स्वर हैं इनमें कौन सा 13 में कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि जैसे अ हैं, ठीक है, तो अ का दीर्घ क्या होता है, आ। ई का दीर्घ क्या होता है, बड़ी। ऊ का क्या होता है, बड़ा। और री का क्या होता है, बड़ा री। 4 ये और जोड़ लीजिए, हो जाएंगे 13, ठीक है। ये जो ऊपर दे रखे हैं 9, ये 9 माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार जो होता है, अच प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बनता है ये भी मैं बनवाऊंगा आपसे। तो अच प्रत्याहार के अंदर ये 9 कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसमें भी वापस जो स्टार्टिंग के जो 5 दे रखे हैं उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। तो बाकी के पीछे जो दे रखे हैं इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त क्यों बोलते हैं उसका भी इसमें वेरी बिग रीज़न, ठीक है। चलिए, ये देख लीजिए आपके मूल स्वर है ना। ये मूल स्वर कभी भी कहेंगे कि कितना बताया गया है आपके 5, ठीक है। और इन मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। अ और अ मिलके आ बन देता है, ई और ई मिलके बड़ी, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ, री और री के बड़ा री का दीर्घ नहीं होता है, इसका प्लुत बनता है, ठीक है। इस प्रकार से मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 5। क्लियर हो रहा है आपका टॉपिक, ठीक है ना। पहले भी आपने वीडियो में ये चीज़ बताई थी, उसी का रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी बताऊँगा साथ साथ। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से हैं, ए हैं, ओ हैं, आई हैं और औ हैं। ये 4 जो हैं ये क्या कहे गए हैं, संयुक्त स्वर कहे गए हैं। अब इन चारों संयुक्त स्वरों को बनाया कैसे गया है, देखिए अ और ई दोनों को ऐड करने पे क्या बनता है, ए। और ये गुण संधि का उदाहरण है। फिर बात करते हैं आप यहाँ पर अ और ऊ को, तो बन रहा है ओ, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अ और ए, ये आई, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और अ और औ, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये चारों जो स्वर दे रखे हैं ये हमारे कौन से, वृद्धि संधि में और गुण संधि में काम आते हैं। और इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। आपको कन्फ्यूज मत होना कि संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये तो बहुत बारीक से मैंने आपको बताया, पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया था स्वरों के बारे में। अब हम थोड़ा सा व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। व्यंजन, संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। हलंत का मतलब समझ रहे हो, एक डंडा नीचे लटका होता है, इसको हम कहते हैं अपन आधा अक्षर, ठीक है ना, आधा होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जितने भी व्यंजन हैं जब तक उसमें कोई स्वर अ आ ई उ, ये 13 स्वर हैं या 9 स्वर हैं, जब तक नहीं मिलाएंगे तो उसका उच्चारण करना संभव नहीं है।
जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण भी होता है। कैसे, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक व्यंजन है, आपके पास, मेरे पास क, क्या है वह आपके पास, ये क है और ऐसा हलत बना हुआ है, ठीक है। हलंत है तो मतलब ये व्यंजन है, लेकिन जब तक इसमें कोई स्वर नहीं, जैसे मैंने इसमें मिलाया ई, तो क्या बन गया ई, तो उसका उच्चारण मैं आराम से कर सकता हूँ की। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जैसे मैंने ले लिया अपने पास प, ठीक है, इसमें मैंने प्लस प हलंत है और इसमें मैंने क्या लगा दिया आपका आ, ठीक है, तो क्या बन गया ये पा। ये पा एक स्वर बन गया है, तो आपको समझ में हो गया होगा क्लियर। अब ये जो व्यंजन है उनको 3 प्रकार के बताया गया है। पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ और तीसरा उष्म व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जितने भी हम उच्चारण करते हैं और जो हवा हमारे अंदर स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उच्चारण स्थानों को, उन्हें हम स्पर्श कहते हैं। और ये जो स्पर्श हैं, ये स्पर्श व्यंजन जो कहलाते हैं, कितने 25 कहलाते हैं। कितने कहलाते हैं 25 जो आपके क्या हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। 4 अंतःस्थ व्यंजन है जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, हवा कहीं टच नहीं होती है, और वायु जो उसमें जो है उसमें गर्म वायु बाहर निकलती है, ये भी 4 हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, क्या हैं, इनको ऐड करोगे 33 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं व्यंजन में। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन की अपन बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंदर क्या कहा गया है कि स्पर्श में आपके पास 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं हमारे पास, 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इस क वर्ग में भी 5 अक्षर हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो यहाँ पर ये 25 जो आपको ये वर्ड दिए गए हैं, ये आप सभी क्या हैं, स्पर्श हैं। उसको याद रखना, ये जब बोलते हैं तो अंदर से वायु कहीं न कहीं हमारे उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए कहते हैं इसको स्पर्श व्यंजन। क्लियर है आपका। कितने हैं ये स्पर्श व्यंजन, 25 है। कैसे हैं, प्रत्येक में 5-5 हैं, और 5-5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 25। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये व्यंजन जो है इसी के अंदर दूसरा जो आता है वो आता है अंतःस्थ। और अंतःस्थ हमारे पास कितने बताए गए हैं, 4, और उसमें भी बताए गए 4। यहाँ तक हम ऐड करते हैं तो 33 होते हैं, लेकिन संयुक्त अक्षर भी होते हैं। जिस प्रकार से संयुक्त स्वर थे तो उसके बाद संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, वो 3 है। कितने देर के 3, और कहीं कहीं 4 मिलेंगे आपको। एक श्र भी मिलता है, इस प्रकार का श्र, वो भी संयुक्त अक्षर ही होता है, ठीक है। तो ये अलग से टॉपिक जोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, और बाकी हमारे अंतःस्थ और उष्म हो गए हैं। क्लियर हो गए। अपने क्या व्यंजन में क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा स्पर्श, स्पर्श 25, अंतःस्थ कितने के 4, और उसमें कितने हो गए 4। अगर बात करते हैं संयुक्त अक्षर की तो 3 और 4 दोनों राइट है, ठीक है। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वैसा का वैसा कॉपी में पूरा आपको, जैसा मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ वैसा वैसा कॉपी में फर्स्ट टॉपिक डाल के उतारना है। ये टॉपिक मैंने पहले से बता रहा हूँ 8th और 9th और 10th सभी के लिए उपयोगी है, और ये आना बहुत जरूरी है। जब तक इन वर्णों का ज्ञान नहीं होगा अपन आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना, सब में ये चीज़ काम आएगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन जो है वो है हमारे, मैंने बताया था आपको क से लगाकर म तक को जो 25 व्यंजन हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ, जिह्वा, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हैं, हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर अंतःस्थ, ये वो व्यंजन हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में अंत में होते हैं, उन्हें यर लव, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और उसमें व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु जो है निकलती है, उसे स स स और ह, आप स्पष्ट आप बोल के देखिएगा, आपको गर्म वायु बाहर निकलेगी। इस प्रकार से बात करें संयुक्त अक्षर, ये देखिए संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, आप देख लीजिए। श, त्र, ज्ञ, ये 3 दिए हैं यहाँ पर, एक श्र और है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये श और है, स और र से बना हुआ है। देखिए ये जो क्षत्रिय वाला शब्द है ये कैसे बना है, क और श से मिलकर क्षत्रिय वाला श बना है। त्र कैसे बना है, त और र से बना है। और ज और य, ज्ञ, इसको ज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना। ज्ञानी वाला ज्ञ, तो ना कभी कभी आप देखो बाबा रामदेव जब योग कराते तो बोलते हैं ज्ञानी को बोलते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी का मतलब क्या था, ज और य होता है, ठीक है, इसलिए वो ज्ञानी बोलते हैं। शुद्ध उच्चारण तो ज्ञानी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको ज्ञानी ही बोलेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अयोगवाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अयोगवाह का जानकारी होना। बहुत सारे बच्चों को अभी तक मालूम नहीं होगा, है ना। आपने 6th 7th में 8th में पढ़ा होगा, लेकिन अयोगवाह की जानकारी आपको नहीं होगी, तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अयोगवाह में ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, सामान्य जो हमारी वर्णमाला है, ठीक है ना, उस वर्णमाला में इस अयोगवाह का कहीं पर कहीं बात चर्चा ही नहीं की गई, फिर भी लेखन में हमारे ये बहुत काम आते हैं।
और बहुत सारी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं ना, वो छोटी छोटी मिस्टेक इसी के कारण होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं हम अयोगवाह कहते हैं। सामान्यतः जो अयोगवाह हैं उसमें क्या क्या आता है, देखिए एक तो अनुस्वार आता है, एक विसर्ग आता है, और इसमें एक आपका आता है यम वर्ण आते हैं। 4 चीज़ें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चारों चीज़ें हैं, ठीक है ना। भाई अयोगवाह में अनुस्वार होता है, एक बिंदी के रूप में होता है ऊपर। विसर्ग होता है, 2 जो किसी वर्ण के बाद 2 भी पॉइंट लगे हुए होते हैं, वो विसर्ग होते हैं। और विसर्ग जो होते हैं वो आधे आधे होते हैं, वो यम वर्ण। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, अयोगवाह में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है अनुस्वार। और अनुस्वार के अंदर क्या आता है, ये देखिए अ के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ना, ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, इसी अक्षर को अनुस्वार कहते हैं। अ के ऊपर जो स्थित ये चिन्ह है ये अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग अ के बाद में स्थित ये चिन्ह जो है विसर्ग है, मतलब अनुस्वार तो आपका ये है और इसके ऊपर ये अनुस्वार लग गया, और विसर्ग आपके ऐसी 2 बिंदियाँ लगी हुई होगी, ऐसी 2 बिंदियाँ, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम अयोगवाह में ही अर्ध विसर्ग का। और अर्ध विसर्ग का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, हमारे लौकिक संस्कृति में अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अर्ध विसर्ग का। और ये अर्ध विसर्ग का प्रयोग हम उच्चारण विस्तार में मैं आपको और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। जैसे जीवा है, जीवा, जिहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, क ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग आधा विसर्ग जीवा मूल होता है। क और ख के पर जब भी ऐसा निशान बना हुआ होगा तो ये जीवा मूल कहलाएगा। उच्चारण स्थान में मैं आपको पूरा बताऊंगा इसको। फिर है उपपदमानी। उपपदमानी क्या होता है, प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग जो है आधा विसर्ग, वो जीवा मूल होता है। प और फ के पहले ये आधा विसर्ग, देखिए कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पूरा विसर्ग है, अब इसको आधा ऊपर से मिटा दो, ठीक है, और आधा नीचे से मिटा दो, ऐसे ऊपर से, और यहाँ से काट दो, आधा बच्चे का निशान ऐसे ही बनेगा, इसलिए इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको आ गई होगी समझ में। और जीवामूली क्या होता है और उपपदमानी क्या होता है, क ख के पहले आधा विसर्ग जीवामूली है और प फ के पहले आधा विसर्ग उपपदमानी है, ठीक है। इसकी जानकारी अपन उच्चारण स्थान में करेंगे वापस। चलिए चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अयोगवाह चिन्ह, वो है यम, ठीक है। बहुत कम व्यक्तियों को, बच्चों को मालूम होता है कि यम वर्ण होता क्या है। हमारे पास 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। उन 5 अक्षरों के जो अंतिम 5 को छोड़ दो, बाकी जो 4 अक्षर बचे ना, वो सब यम वर्ण है। लेकिन कंडीशन है उसकी, क्या कंडीशन है देखिए, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्गों क ख ग घ आगे इसमें 5 अक्षर नहीं आए में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, मतलब ये जो क ख ग इसके बाद में क्या जाए आपका, ये 5 वर्णों में से कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो रहने पर पहले जैसे द्वितीय वर्ण का यम कहलाता है, मतलब 2 अक्षर एक साथ आएंगे, जैसे ख ख आया उसके बाद में न आ गया, प आया उसके बाद में म आ गया, त थ आया, सेम अक्षर आएंगे आधे आधे, और उसके बाद में 5वां अक्षर आ जाएगा। तो जस्ट उस 5वें अक्षर के पहले वाला जो है वो यम वर्ण कहलाएगा। देखिए उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। पलक किनी है ना, इस पलक किनी में क आ रहा है, उसके बाद न आ रहा है, क का पहला अक्षर है, दोनों आधे आधे हैं, डबल बार आ गया, द्वितीय हो गया, और पीछे क्या आ रहा है न, 5वां अक्षर। तो इसमें क यम है, कौन सा है, जो न के जस्ट पहले वाला क है, इसको हम यम वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से चखन्नतु में ख आ रहा है, वो ख है क्योंकि 2 बार ख आ रहा है और पीछे न आ रहा है, तो न के जस्ट पहले वाला ख है, ये हम का यम है। बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा यम वर्ण को। उसके बाद अग्नि है, अग्नि में 2 बार ग आ रहा है, पीछे 5वां अक्षर न आ रहा है, तो इसमें कौन सा हो गया यम वर्ण, ये ग, कौन सा वाला ग, न के जस्ट पहले वाला। उसके बाद गणंती, इस शब्द को हम महान धातु में पढ़ते ही हैं, ठीक है, और इसमें डबल ग आ रहा है, तो डबल ग आ रहा है, तो इस न के जस्ट पहले वाला जो है यम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है बेटा, बहुत कम बच्चों को इसके बारे में जानकारी होती है यम वर्णों के बारे में, उसको आप समझे। फिर बात करते हैं हमारे पास कुल वर्णों की पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। भाई ये तो बात हो गई जनरल बात, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, एक पाणिनीय के अनुसार, एक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63-64 बताई गई है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने पहले बताया कि 52 हिंदी में है और 46 हैं, 42, अब आप कह रहे हो 63-64। ये अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार, ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 और 64 वर्ण माने गए हैं, ठीक है। देखिए त्रिषष्टि चतुष्ट वर्णा संपूयते मता, ठीक है। तो अब किसने हैं इसकी जानकारी हल्की से अपन देख लेते हैं। इसमें कुल 21 और 22 स्वर होते हैं, जबकि हम बात कर रहे थे स्वरों की तो वहाँ पर कितने आ रहे थे, 9 और 13, ठीक है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितनी थी, 9। जनरल बात करते थे तो कितनी थी, 13, ठीक है। और अगर पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, तो या तो 21 होंगे या 22 होंगे, क्लियर। अब 21-22 क्यों होंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 42 शेष वर्ण माने गए हैं जिनको हम व्यंजन कहेंगे, ठीक है। स्वर देखिए 21-22 कैसे हो रहे हैं। देखिए हमारे पास जो मूल स्वर हैं अ ई ओ री, ठीक है ना, इनका रूप ऋस्व भी होता है अ, उसके बाद आ 2 मात्रा, और दीर्घ जो होता है प्लुत होता है वो 3 मात्रा।
ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ये क्या चीज़ है, ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है। जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व है, जिसको बोलने में दो मात्राओं का आ बोलने में समय लग रहा है वो दीर्घ है, और जिसको बोलने में मतलब आ है ना संगीत में, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, ये भी अगर बता दिया, एक बार देख लीजिएगा वापस। और री जो है इसको केवल क्या ह्रस्व और प्लुत, इसमें दीर्घ नहीं होता री का। और ए ओ आई और औ इन चारों के क्या होता है, दीर्घ और प्लुत, इसका ह्रस्व नहीं होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितने हैं ये देखिए 1 2 3 4 और 4 हैं, और इसके ये कितने हैं 1 2 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 तो ये हो गए। और ली हैं इसमें कितना हो गए, ली एक अक्षर है, एक को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 2 ये हो गए। और उसके बाद ये 4 है, 4 का बस किससे दीर्घ और प्लुत 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गए, जोड़ लीजिए 2 8 एंड 2 10 10 एंड 12 कितना हो गया 22। ये 22 स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आगे होगी आपको, क्योंकि ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन तीनों का मिलाते हैं तो 22 होते हैं। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ये प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन एक बेसिक जानकारी के लिए आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल आपके, तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं 21 22। अच्छा, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं तो 9। अच्छा, स्वर कितने हैं जनरली संस्कृत भाषा में तो कितने हो गए 13। क्लियर, चलिए बहुत डीपली मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं वापस व्यंजनों की। व्यंजन की बात करिए मैंने, स्पर्श कितने हैं हमारे 25 है, कू चू टू तू पू, मतलब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, जिनको हम उदित वर्ण भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमारे पास 4 उसमें है यर लव, 4 अंतस्थ हैं अपने बड़ा था अभी जस्ट। ठीक है ना, उसमें में श और है। ठीक है, और अंतस्थ में यर लव है। दुष्पृष्ट है, इसमें ऐसा ल जो होता है ना, ल क की तरह बना हुआ होता है। अब देखिए इसमें अपन ल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कालू कालू बोलते हैं, लेकिन यह ल जो बोलते हैं काड़ू काड़ू। ये गाँव में जो भाषा बोली जाती थी वैदिक संस्कृत में, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था, तो अभी इसका प्रयोग नहीं होता है। अयोग वहाँ यहाँ 8 बताएं, एक अनुस्वार पढ़ लिया अपन ने, परबिंदी होती है, विसर्ग, इसे 2 बने होते हैं पॉइंट, ये पॉइंट बने होते हैं इस प्रकार से 2। ठीक है, और इसी प्रकार अर्ध विसर्ग है, इस प्रकार से अर्ध विसर्ग ऐसा ऐसा निशान बना हुआ होता है। और ये वर्ण मैंने बता दिया, वो चारों वर्ग, पांचों वर्ग के 4 अक्षर आगे वाले, जिसके पीछे 5वां अक्षर होगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा आपका वर्ण का बहुत डीपली, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई प्रश्न आपके बनेगा 10th क्लास तक। ठीक है ना, आप भले 8th में हैं, आप 9th में हैं, आप 10th में, तीनों में ये टॉपिक काम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात हो गई यहाँ पर 63 और 64 वर्ण कैसे हो रहे हैं, वही वाली बात हो गई वापस। यहाँ पर इसको 2 भागों में बटेंगे, स्वर कितने हो जाएंगे आपके 22 स्वर या 21, और व्यंजन कितना हो गया आपके 42, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएंगे। इसमें स्वर ये हैं और व्यंजन ये हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये मेरे हिसाब से लगभग आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक वर्ण में कहीं से भी प्रश्न आता है तो प्रभु श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से आप कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ओके बेटा, जय श्री कृष्णा। करिएगा, आप पढ़ते तैयारी करिएगा ढंग से बेटा।